हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कॉजेज ऑफ फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम कहते हैं। लेट m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मान लेते हैं कि माना एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड वेलोसिटी v है, तब मोमेंटम p जो होगा वो होगा mv, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर आपका p, मोमेंटम p जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है, जो कि यहाँ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेलोसिटी होती है वो दो टाइप की होती है, इनिशियल और फाइनल, जिस कारण मोमेंटम भी दो टाइप का हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के लिए एम यू करेंगे और फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी करेंगे, और इसे हम सिंपली मोमेंटम भी बोलते हैं। अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की पावर -1। आपका मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ ही होती है, यानी जहाँ को उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो मोमेंटम है वो m इंटू वी के बराबर है, यानी आपकी जो यूनिट बनेगी वो मास की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर बनेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है लॉ ऑफ मोशन को। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ मोशन होते क्या हैं। जो लॉ ऑफ मोशन है ये न्यूटन के दिए गए 3 रूल हैं जो किसी बॉडी के मोशन और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर 3 लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आइए आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain in rest and an object in motion will remain in motion with the same speed and in the same direction unless it is compelled by some external forces। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, यानी रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि आप इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बाध्य नहीं करते। मैथमेटिकली समझें तो इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। आपको ये भी ध्यान देना है कि इस वक्त अगर बॉडी कहीं पर रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। dv अपॉन dt जीरो ही रहता है, यानी वेलोसिटी हम कह सकते हैं कांस्टेंट बनी रहती है, यानी अगर जीरो है तो जीरो, मैक्स है तो मैक्स। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। अब क्योंकि पहले बॉडी रुकी थी तो रुकी है और मोशन में थी तो मोशन में ही रहती है, लेकिन अगर आप उस पर कुछ फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स करता क्या है? तो सेकेंड लॉ यही बताता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो वो उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली समझें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp अपॉन dt। P मीन्स मोमेंटम, जहाँ P का मतलब आपको पता ही है कि P है मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहाँ पर आपका ये जो p है वो क्या दिखाता है? मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोजेक्ट को ही मोमेंटम कह सकते हैं, यानी हम p की जगह पर भी हम mvv रख सकते हैं। चलिए इसे हम आगे समझते हैं मैथमेटिकली। हम अभी तक जान चुके हैं F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, और हम ये भी जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू k dp अपॉन dt वेयर k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो ये k कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इस k बराबर 1 की वैल्यू यहाँ से F बराबर k dp अपॉन dt के k की में वैल्यू रख देते हैं। तो k बराबर 1 रखने पर हमारा F बराबर जो होगा वो हो जाएगा dp अपॉन
dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल आ जाता है। अब हम p की वैल्यू जानते हैं कि p होता क्या है, p इज नोन एज मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो p की जगह जैसे ही हमने mv रखा तो आपका dp की जगह पे dmv अपॉन dt हो गया, यानी हमने p की वैल्यू कहाँ पर रख दी, p की, और उसकी जगह पर हमने mv से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्योंकि यहाँ पर m जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम d से बाहर निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, f m dv अपॉन dt। हमने सिर्फ m को बाहर निकाला है और d वहीं पर है, तो ये dv अपॉन dt। और हम ये जानते हैं कि dv अपॉन dt को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम एसिलेशन के नाम से जानते हैं। और स्पीड कम के इसके में उसे हम रिटार्डेशन कह सकते हैं, लेकिन रिटार्डेशन के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर dv अपॉन dt a कहलाएगा, जिसको हम एसिलेशन ऑफ द बॉडी कहेंगे। अगर इस dv अपॉन dt की जगह हम a रख दें तो हमारा फाइनली आंसर क्या बनता है, इस dv अपॉन dt को हम एफ एम डी वी अपॉन डी टी के डी वी अपॉन डी टी को रिप्लेस करके देखें तो एसिलेशन रखते ही हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा एफ बराबर एम ए बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हेंस द फ्रॉम अबव इक्वेशन द नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास टाइम द एसिलेशन, यानी किसी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स उस बॉडी के मास के एसिलेशन टाइम्स के इक्वल होता है, यानी मास इनटू एसिलेशन के प्रोडक्ट के इक्वल ही उस बॉडी पर फोर्स लगता है। अब उस बॉडी पे फोर्स लगा तो उस बॉडी ने कुछ किया होगा, तो इसके लिए बना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर बल लगाएगी यानी फोर्स लगाएगी, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी पहले वाले फोर्स के अपोजिट होगी, यानी हम उसे नेगेटिव साइन से भी शो कर सकते हैं। अब एक्शन और अपोजिट रिएक्शन को समझो। एक्शन मतलब है एक डायरेक्शन में और अपोजिट रिएक्शन का मतलब है दूसरी डायरेक्शन में, जो कि हम नेगेटिव साइन से शो कर सकते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान देखिए, इसमें हम हमें एक स्केटिंग दिखाई दे रही है और एक बॉय दिखाई दे रहा है। तो मैं मान लेता हूँ ए एक बॉय है और बी उसकी स्केट है। अब इस केस पर क्योंकि वो स्केटिंग से उतरने की कोशिश कर रहा है, तो ए जो है वो बी पर फोर्स लगाएगा और इसी तरीके से बी जो है ए पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो हम इसका नाम रख सकते हैं एफ ए बी, और बी से ए पर लगने वाले फोर्स को कह सकते हैं बी ए। याद रखना, ए से बी के फोर्स को एफ ए बी और बी से ए के लगने वाले फोर्स को एफ बी ए कह सकते हैं, जो कि हम इसमें दिखा रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो एफ ए बी है और एक्शन जो है बी है, यानी स्केट से बॉयस में। इसमें हम लिख भी सकते हैं कि इफ एफ ए बी इज द फोर्स ऑफ बॉडी ए एक्टिंग ऑन बी, एंड इसी तरीके से एफ बी ए इज द फोर्स बाई बी ऑन ए, देन द मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन इज गिवन बाई एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। मतलब ए से बी पर लगने वाला फोर्स बराबर होगा बी से ए पर लगने वाले फोर्स, लेकिन नेगेटिव साइन के। ओके और इसकी जो डायरेक्शन होगी, याद रखना एक्शन और रिएक्शन की में नेगेटिव साइन से भी ये शो कर रहा है कि रिएक्शन फोर्स एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर अ कोलिजन occurring between two isolated system, the total momentum of the object before the collision is equal to the total momentum of the object after the collision। मतलब कि टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के कुल मोमेंटम के इक्वल होता है। लेट टू कोलाइडिंग पार्टिकल ए एंड बी whose masses are m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2, and let v1 and v2 is the velocity after the collision, then m1 u1 plus m2 u2 इक्वल होगा m1 v1 plus m2 u2 v2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m1 u1 पहले का मोमेंटम है, m2 v2 दूसरे का है, तो टोटल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरीके से m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल फाइनल मोमेंटम होगा, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज जीरो है या मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि बिफोर कोलिजन एक ऑब्जेक्ट है A जिसका मास है m1 और एक ऑब्जेक्ट है B जिसका मास है m2, और सपोज ये दोनों एक ही डायरेक्शन में u1 एंड u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और ये भी मान लेते हैं कि जो u1 है वो u2 से बड़ा है, तो आफ्टर टाइम इंटरवल t वो कोलाइड करते हैं। तो बिफोर कोलिजन के बाद वो क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद कोलिजन करेंगे। तो अब केस आता है कोलिजन। कोलिजन के केस में ए और बी आपस में टकरा जाएंगे और वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगेंगे,
कोलिजन के बाद जब वो एक दूसरे से अलग होंगे, यानी आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ए है जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगी, और जो बॉडी b है जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी के साथ आगे को बढ़ने लगी। और इस केस में हम ये मानते हैं कि जो v1 है वो v2 से छोटा है, यानी b बॉडी तेज मूव कर रही है। तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें तीन केस हैं, बिफोर कोलिजन, कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। हम डिस्कस करेंगे बिफोर कोलिजन में और आफ्टर कोलिजन में। अगर आप बिफोर कोलिजन को देखो तो ए का मास है m1 और वेलोसिटी है u1, ठीक है। तो अगर ये m1 और u1 को हम इंटू कर दें तो ये होगा मोमेंटम ऑफ ए। इसी तरीके से m2 और u2 को इंटू करेंगे तो मोमेंटम ऑफ b, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बनेगा। सिमिलरली m1 v1 और m2 v2 के प्रोडक्ट को सम करेंगे, एक करके इक्वल करेंगे तो होगा आफ्टर कोलिजन। अब इसे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। Let us consider two objects, say A of mass m1, velocity un, and V of mass m2. Let u2 are moving in the same direction but with different speed. ठीक है। Then अब हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि हमारे पास ए और बी ऑब्जेक्ट हैं जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन क्या होगा? टकराने से पहले मास है m1, वेलोसिटी है u1। क्यों? मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन का आप केस देखिए तो मास है उसका m1 और वेलोसिटी है आपकी u1, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m1 u1। इसी तरीके से हम मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन कर सकते हैं m2 u2, ठीक है। ये डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है कि b का मास है m2 और वो है u2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया m2 u2। अब इसी तरीके से हम आफ्टर कोलिजन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये लिखेंगे कि नाउ सपोज ए एंड बी कोलाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम t, their velocity will change, so now the velocity of a and b becomes v1 and v2 respectively, however their mass remain at the same. So momentum of a after collision क्या होगा? वेलोसिटी बदल गई ना v1, तो दैट इज m1 v1, और मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कोलिजन बराबर होगा m2 v2। देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, अरे पहले था उसका m1 u1 ए का, अब बाद में हो गया, आप देख ही रहे हैं m1 v1, तो चेंज होगा m1 v1 माइनस m1 u1। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ b होगा m2 v2 माइनस m2 u2। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएं तो F बराबर होता है dp अपॉन dt व्हेन k इक्वल्स टू 1 होगा। तो dp अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी तरीके से पहले हम a के लिए फाइंड करेंगे फोर्स, और हम b के लिए भी फोर्स को हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो जो ये mv1 माइनस mu1 है इसी को हम dp बोलते हैं, और इसी तरीके से b के केस में भी mv2 माइनस mu2 को भी हम dp बोलते हैं, जिसको हम dp1 और dp2 भी बोल सकते हैं, जिससे हम फोर्स की वैल्यू को f1 f2 या fab और fba से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ए के लिए भी लगाते हैं, और ऐसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका बी ऑब्जेक्ट के लिए भी लगाते हैं, जहां dv की वैल्यू mv1 माइनस mu1 या m2 v2 माइनस m2 u2 होगी। फोर्स की बात करें तो ए पर फोर्स लगेगा बी से ए की ओर यानी बी ए, और बी पर फोर्स लगेगा ए से बी की ओर, दैट इज एफ ए बी, यानी ए बी पर लगाएगा और बी ए पर लगाएगा। चलिए आप एफ ए बी और बी ए की वैल्यू निकालें। तो एफ ए बी यानी ए से बी में फोर्स निकालेंगे तो एफ ए बी की वैल्यू होगी डी पी अपॉन डी टी के हिसाब से, और इसी तरीके से बी ए भी निकालेंगे बी टू ए की वैल्यू, तो ये भी डी पी अपॉन डी टी के हिसाब से वैल्यू रख देंगे जो हमने पहले निकाले हैं। अब हम इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, यानी एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए लगाएं, तो एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू अगर हम इस पर सब्सटीट्यूट कर दें, एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमारा आंसर बनता है m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो t से t कैंसिल हो जाता है, और हमारा आंसर बनता है m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1।
हमने यहाँ पर टी के कैंसिल करने के साथ साथ माइनस साइन को अंदर भी इंटू किया है, यानी ये माइनस साइन अंदर गया तो इसे माइनस बनाया और दूसरे वाले के आगे के माइनस को उसने प्लस बना दिया, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब अगर हम u और v वालों को एक तरफ अरेंज कर दें तो हमारा आंसर बनता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 माइनस प्लस m1u1। देखिए जैसे हमने ये m1v1 को इस ओर ले आए और यहाँ का जो माइनस m2u2 था उसे दूसरी ओर ले गए, जो साइन बनाकर हमारा ये आंसर शो करता है, यानी जो हमें ये दिखाता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है आपके टोटल फाइनल मोमेंटम की। क्लियर है ना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम बदला ही नहीं, दैट इज dp इक्वल टू 0, या मोमेंटम कांस्टेंट रहा, दैट इज p बराबर कांस्टेंट। ओके, तरीके से हमारा ये टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहली एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ अ गन। तो रिकॉइल ऑफ अ गन होती क्या है? When a bullet is fired from a gun, the gun exerts a force on the bullet in the forward direction known as action force, and the bullet also exerts an equal force on the gun in the backward direction known as reaction force. Due to the large mass of a gun, it moves only a little distance backward by giving a jerk at the shoulders of the gunman. The backward movement of a gun is called the recoil of the gun. मतलब कि जब भी बुलेट जो है गन से फायर होती है तो गन बुलेट पर एक फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं। उसके विपरीत आपकी बुलेट भी इक्वल अमाउंट में गन में एक फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि गन का जो मास होता है बैकवर्ड मास वो बहुत ही हाई होता है, जिससे कि गन पीछे को नहीं जाती बुलेट की स्पीड से, वह बस थोड़ा सा एक जर्क देती है उस गनमैन के शोल्डर पे जो उसे फायर कर रहा होता है। जो ये बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द गन है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। क्लियर है ना। अब इस चीज़ को इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हो कि बुलेट में एक्शन फोर्स लगा है और गन में आपका रिएक्शन फोर्स लगा है। इसके अलावा भी न्यूटन्स लॉ के और भी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, रोइंग अ बोट, अ पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।